नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 की खबर। 2024 के इलेक्शन से पहले जो खबरें और बयान सामने आ रहे हैं उनके मायने समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं 24 की खबर लेकर। आइए सबसे पहले आज बात करते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने सदन में जो कहा वो चर्चा का विषय बना। संसद की सदस्यता वापस क्या आई, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस 8वें आसमान पर दिखाई दिया है। बुधवार की बात है, पहली बार राहुल गांधी जब अपनी सदस्यता वापस लेने के बाद संसद पहुंचे तो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते बोलते मणिपुर पर जाकर उनकी जुबान थमी। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर और नोही हिंसा को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को। संसद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की एक बार फिर से आलोचना की है। उन्होंने खूब सियासी प्रहार भी किए। राहुल गांधी ने सदन में बोलते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। उन्होंने कहा कि रावण के दो बहुत नजदीकी थे जिनकी वो सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ। पीएम मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। और वहीं राहुल गांधी ने जब मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया था तो और यह भी कहा था कि भारत माता की हत्या हुई है, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। प्रतिक्रिया सामने आनी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर खूब पलटवार किया। जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उस भाषण के बाद स्मृति ईरानी का भाषण भी चर्चा का विषय बन गया था। पर आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। और वहीं राहुल गांधी अक्सर आप जानते हैं अपने अंदाज को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं, चाहे वो सदन में हो, पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे हो या फिर पीएम मोदी को गले लगाते भी दिखाई दिए। ऐसे में अब बुधवार की बात है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस का इशारा करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक बात पर मैं आपत्ति जाहिर करना चाहती हूं, जिनकी आज मुझसे पहले बोलने का अधिकार दिया गया था, जिनको उन्होंने जाते जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन करवा दिए। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की आपके सामने, जब एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे थे, उसके बाद फ्लाइंग किस करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा है। यह सब कुछ संसद के भीतर देखने को मिला है। अब राहुल गांधी के इस कथित फ्लाइंग किस वाले बयान को लेकर भी अब स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन साथ ही राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद भी बरसते नजर आए। उन्होंने जो कहा वो भी अब कांग्रेस को काफी चुभने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी के इस रवैये पर खूब सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, क्या उन्हें तमीज नहीं है। मतलब कोई
तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था? भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? अब चलिए राहुल गांधी से। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम INDIA इंडिया क्या रखा? बीजेपी अभी भी अब विपक्ष को कोसती नजर आती है। इसके लिए मुश्किल ये हो गई कि आखिर विपक्ष का इंडिया सही है या फिर इंडिया। अब ऐसे में प्रहार दोनों तरफ से हो रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। 9 अगस्त की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे हुए तो बीजेपी ने इसे विपक्षी गठबंधन INDI पर एक अलग अंदाज में खूब तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महात्मा गांधी की ओर से शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत अब भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ एक स्वर में बोल रहा है। क्विट इंडिया, इसमें इंडिया शब्द को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की ओर से विपक्षी गठबंधन के नाम पर कटाक्ष भी किया गया है। पीएम मोदी ने बार बार विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और लोगों से उनसे दूर रहने का आह्वान भी किया है। एक बार फिर से बात करते हैं रविशंकर प्रसाद की। बीजेपी की ओर से पहले भी ये वीडियो जारी किया गया था, फिर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष भी किया गया था। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर खूब कटाक्ष किया। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि विपक्षी दलों ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया और ये भ्रष्टाचार लगातार चलता रहा है। उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। रैम्पेंट फैमिली रूल इन पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया। उन्हें 3 आह्वान किया है। अब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में हर तरह से मुद्दा बनाने का प्रयास विपक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है। मुद्दा संसद में खूब उठाए गए और अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ अब संसद परिसर में प्रदर्शन खूब किया है। क्विट इंडिया के बैनर तले और तख्तियां लेकर बीजेपी के सांसद संसद पहुंच गए और फिर कांग्रेस को जमकर घेरा गया। साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो पहले से ही तैयारी करके आए थे और इस तैयारी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरने का प्रयास किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि अब बीजेपी किस तरह से अपनी ओर से प्रयास करने वाले कि कांग्रेस को बातों में घेरा जाए। क्विट इंडिया की बात होती है लेकिन क्विट करप्शन की बात होती है और ये सब कुछ बीजेपी के सांसदों की जुबानी हमने सुना भी और ये सब कुछ आने वाले वक्त में भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि एक अभियान आज से छेड़ा गया है। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि 65 साल इन लोगों का शासन रहा और जो काम हुए वो सभी ने देखे। सारे वंशवादी रहे हैं, परिवारवादी रहे हैं। हम भी अब ये कहना चाहते हैं कि जनता और भ्रमित नहीं होगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2014 में सत्ता संभालने आए तो उसके बाद सबने देखा हजारों लाखों करोड़ रुपए पहले जो गायब हो जाते थे अब सब आपके सामने है। गांव, गरीब, किसान सबका भला हो रहा है। लोगों ने 65 साल इन लोगों का शासन रहा, उसमें सारे वंशवादी रहे, परिवारवादी रहे। हम लोगों को भी भ्रमित करते रहे कि भाई यही लोग देश चला पाएंगे, लेकिन जब सच्चाई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 के बाद पता चला कि देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया गायब हो जाता था। आज सड़कें बन रही है, गांव देहात, गरीब, किसान, वंचित, शोषित आज तरक्की कर रहा है। बीजेपी ने अब क्विट इंडिया का मतलब ही बताया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान, इस प्रदर्शन पर पूरी तरह से निशाना साध दिया है। क्विट इंडिया वाले बयान पर पलटवार किया गया है
कांग्रेस ने कह दिया है कि बीजेपी के लोग तो आजादी के स्ट्रगल में शामिल ही नहीं थे। What is the relation between Quit India and BJP? बीजेपी इनका लोग आज़ादी के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं हो गया। They are against the freedom movement. BJP is totally against the freedom movement. Then what is the point of they are saying something on Quit India Day? Basically, Quit India Day is a historical day. Mahatma Gandhi ji asked the entire people of India to fight against the British Raj and to tell the British that संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है कि मणिपुर पर बात हो रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मणिपुर के मुद्दे पर खूब हंगामा देखा गया। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया था। इसी पर बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने एक अलग प्रदर्शन किया। उन्होंने टमाटर की माला पहनी और फिर इस पर खुलकर बातचीत की। आज टमाटर खाने की कीमत इतनी महंगी हो गया कि इसको आभूषण की तरह पहनना पड़ता है। 250 रुपये किलो से ऊपर टमाटर हो गया है, 350 रुपये किलो अदरक हो गई है, डीजल और पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, डॉलर 83 रुपये पार कर गया है। महंगाई चरम सीमा पे है। सरकार चर्चा नहीं चाहती। देश सांप्रदायिक आग के अंदर चल रहा है। मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, सरकार चर्चा नहीं चाहती। घर चल नहीं पा रहा है, गृहिणी परेशान है, युवक परेशान है, ना नौकरी मिल रही है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद से ही लगातार राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को खूब बनाया है और अब खुद राहुल गांधी ने इस पर बात की है। बुधवार की बात है, राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे तो नूह हिंसा पर भी उन्होंने बातचीत की। बेहद कम शब्दों में की, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते बोलते उन्होंने बीजेपी पर सियासी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं बीजेपी के लोग। मणिपुर के बाद अब हरियाणा के नूह में भी आग लगाई गई और भारत माता की हत्या कर रही है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। इस बात से साफ है कि अब राजनीतिक बयानबाजी कदम आगे बढ़ने वाली और बीजेपी हरियाणा में भी पलटवार करेगी। अब नूह में हुई हिंसा को लेकर हमारे देश में जहां आप जानते हैं कि खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी सोचा कि क्यों ना नूह जाया जाए और इसी को लेकर सरकार पर आम आदमी पार्टी की नेता भी बयानबाजी खूब कर रहे हैं। अब बात थी विपक्षी पार्टियों की, तो डेलीगेशन जा रही है नूह की तरफ। नेता नूह का दौरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूर हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता भी यहां पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को लिखा था, मैंने डीजीपी को लिखा था कि मैं नूह में शांति रहे लोगों से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा के हाथ खड़े कर चुके हैं। हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, लोगों का भरोसा कायम करना चाहते हैं। लोग यहाँ से पलायन शुरू कर चुके हैं। मैं अभी एक परिवार से मिल के आया हूँ जो होमगार्ड ड्यूटी में था, वो मर गया। मैं एक परिवार से मिल के आया हूँ जिनके गोली लगी है। इसके अलावा बीजेपी का भी एक डेलीगेशन नूह की तरफ रवाना हुआ था। सवाल ये था कि क्या ये डेलीगेशन नूह जाएगा, क्योंकि हमने ये भी सुना था कि नूह के डीसी तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को फिलहाल एंट्री हम नहीं दे सकते, धारा 144 लागू है। लेकिन उसके बाद ये खबर सामने आ गई कि यहाँ तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, उनके साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, विधायक मोहनलाल बड़ोली, विधायक संजय सिंह, सभी के सभी नूह की तरफ रवाना हो गई। वहां पर मीटिंग भी उन्होंने की। मकसद तो इनका भी था कि शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए, यही संदेश देने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी विरोधी पूछ रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी को नूह में एंट्री है, लेकिन बाकी डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं जाते? इस दौरान ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा दीजिए। विपक्ष का काम अपनी बातें करने का है, विपक्ष उस तरह से करे, लेकिन सरकार जो है वो बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और सरकार ने जो है मैं कहूँगा कि बहुत पहल करके चीज़ों को और बड़े स्तर के अधिकारियों को लगा। अब नूह हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर पहले से ही था। अब सरकार को हिंसा का जिम्मेदार भी बताया जा रहा है।
ऐसे में विपक्ष पर बीजेपी की ओर से भी जमकर हमला बोला गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों पर खूब बात कही है। उन्होंने कह दिया कि विपक्षी पार्टियों की नेता खुद ही आरोपी हैं और वही आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से सब पार्टियां अपने अपनी दृष्टि से वो करती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो अपराधी हैं, उनके खिलाफ तो एफआईआर हुई है। सर, जिस तरह से हिंसा हुई अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई है, लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत प्रशासन ने बहुत मेहनत से काम किया और सारी चीज बातें करेगा भैया। विपक्ष को तो अपनी राजनीति करने से, लेकिन विपक्ष के लोग तो शामिल हैं, कांग्रेस के लोग। सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली है, और आप पार्टी के एक व्यक्ति के खिलाफ तो एफआईआर हुई है, तो उन लोगों को जो है सजा मिलनी चाहिए जो इस बलवे कराने में षड्यंत्रकारी लोग। नूह हिंसा को लेकर कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हरियाणा सरकार को अपने शब्दों के जाल में फंसाने का प्रयास किया। उन्होंने कह दिया कि हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है। उनका कहना था कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधने का मौका था, तो कैसे उन्होंने डिप्टी सीएम को लेकर भी उनकी भूमिका सवालों के घेरे में ला दी, वो भी सुन लेते हैं। नहीं हुआ, पहली बार हरियाणा में जातीय दंगे हुए। अब जब भाजपा जजप्पा को लोग सिरे से नकार चुके हैं, तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। ये सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर नूह में प्रशासन की ओर से किसी भी राजनीतिक पार्टी के डेलीगेशन की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। पहले प्रशासन की ओर से मंगलवार को कांग्रेस डेलीगेशन को रोका गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को भी रोक दिया गया है। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि हम नूह में शांति चाहते हैं। हालात अभी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सेंसिटिव ये जोन कहीं जगह है। हालात पूरी तरह से जब काबू में हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, सभी पार्टियों का स्वागत है। हालांकि बीजेपी को नूह में एंट्री मिली थी। सुनवाते हैं नूह डीसी की ओर से क्या कहा गया था इस सवाल पर। क्योंकि किसी भी डेलीगेशंस को हम अलाउ नहीं कर रहे, चाहे वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो। अभी नूह खुद रिकवर कर रहा है, तो उसको रिकवर करने दें। लोग आपस में मिलके बात करके अपने जो गिले शिकवे हैं उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, जो कि उसमें समय लगता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि इन चीज़ों से आप दूर रहें और किसी भी तरह का अब बात करेंगे सीईटी की। हरियाणा में सीईटी का मुद्दा भी खूब छाया हुआ है। ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा जैसे ही हुई, उसके बाद से सवाल उठने लगे। इस परीक्षा में जब ग्रुप 57 वाले ही ग्रुप 56 में सवाल आ गए, वो भी 40 से ज्यादा, तो उस पर रणदीप सुरजेवाला को मौका मिला और सवाल उठा दिया। कैसे, उनकी जुबानी सुनवाते हैं। इनको एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता। जब एचएसएससी कोई एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता, उसको लिखते हैं अग्रीकल्चर। तो बच्चा जवाब सही कैसे देगा? इनको आवंटित लिखना नहीं आता, लिखते हैं आवंटित। तो बच्चा सवाल का जवाब कैसे देगा? इन्हें साइकिल लिखना नहीं आता, साइकिल की स्पेलिंग भी गलत है। इन्हें इंटरनेशनल लिखना नहीं आता, ये उसको भी गलत तरीके से लिखते। सीईटी की परीक्षा को लेकर अब प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और विपक्ष ने सवाल उठाए, तो अब सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आया। अब जिस तरह से रिपीट किए गए सवाल, उस पर अनिल विज, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, का भी जवाब सामने आया। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे सवाल आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। सीईटी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। एग्जाम में जो पढ़कर जाएगा उसका अच्छा एग्जाम होगा। सुन लेते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज की भी बातें। कई पेपरों में कई प्रकार के समान प्रश्न होते हैं, इसमें क्या गलत बात है? इसमें क्या गलत बात है? अब जो करेगा वही पास होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। अब ये पलटवार जो किया गया है, उससे
विपक्ष क्या कहेगा, इस पर नजर रहेगी पूरी तरह से।